हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। हम बाल विकास के बारे में चर्चा करें। बाल विकास में हमने क्या लगभग सारा पढ़ लिया था। इसमें हमने देखा था बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कौन सी थी? शिशु अवस्था थी, बाल्यावस्था थी और किशोरावस्था थी। इनके बारे में हमने क्या विस्तृत चर्चा कर ली थी। सभी में देखा था किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, अन्य इन्हें किस नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम क्या है, एक थोड़ा सा इसमें पॉइंट रह गया था कि जो बाल विकास होता है, इनकी विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं में किस प्रकार बालक का शारीरिक विकास होता है। हमने बाकी तो मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा की थी, लेकिन हमने शारीरिक विकास के बारे में नहीं देखा था। तो मैंने कहा था इनको एक साथ, तीनों को एक साथ चर्चा करेंगे। तो आज हम कहें बाल जो विकास होता है, बालक का विकास होता है, उसमें किस प्रकार उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, शरीर का किस प्रकार विकास होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बाल विकास की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम कौन सी अवस्था आती है? अपनी शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था तब आती है उस समय बालक का विकास किस प्रकार होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बालक का जन्म होगा। बालक जब इस सृष्टि में आता है, बालक जब जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर का वजन कितना होता है। इसमें भार की अगर बात करते हैं तो बालक जन्म लेता है उस समय उसका भार, जो लड़के होते हैं उनका लगभग 3.6 किलोग्राम रखा जाता है, 3.6 किलोग्राम होता है। और जो लड़के हैं उनका लगभग 3.4 किलोग्राम वजन जो होता है, यह औसत वजन होता है। यह क्या होता है? एक एवरेज वजन माना जाता है। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ये तो क्या है, एक्चुअल नहीं है, एक एवरेज औसतन वजन के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे ही बालक इस सृष्टि में आता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, एक सप्ताह का समय गुजरता है। एक सप्ताह के अंदर बालक का वजन घटता है। प्रथम सप्ताह में कभी आप देखिए कि अपने आस पड़ोस परिवेश में कोई जो बालक है उसके बारे में देखिए, जब प्रथम सप्ताह गुजरता है उस समय उस बालक का जो वजन है वो घटता है। प्रथम सप्ताह में बालक का वजन क्या है? घटता है। फिर उसके वजन क्या है? फिर दोबारा से क्या है? बढ़ने लगता है। प्रथम सप्ताह में घटेगा, केवल एक मात्रा है। जैसे जैसे प्रथम सप्ताह गुजरता है और वैसे वैसे उसका वजन क्या है? बढ़ने लगता है। 6 माह तक आते आते उसका वजन क्या दोगुना हो जाता है। 1 वर्ष तक आते आते बालक का वजन क्या है? एक वर्ष का जब हो जाता है तो लगभग बालक का वजन क्या है? अपने जन्म के वजन का औसतन 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या था? हमारे शैशव अवस्था में भार के बारे में एक जानकारी थी कि जब बालक का जन्म होता है तो उसका भार कितना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बालकों का जब जन्म होता है, कोई भी बालक है, लड़का या लड़के हैं, उनका जब जन्म होता है तो उनका औसत लंबाई कितनी होती है? तो बालक की जब जन्म लेता है बालक, तो उसकी लंबाई जो होती है वो 51.25 सेंटीमीटर होती है, जबकि बालिका की अगर हम बात करते हैं 50.75 सेंटीमीटर होती है। क्यों? बालिकाओं की औसतन जो लंबाई होती है वो बालकों से क्या होती है? कम होती है। तो लंबाई की चर्चा की जाएगी तो उसमें बालकों की लंबाई जब वह जन्म लेते हैं उस समय 51.25 सेंटीमीटर होती है और बालिकाओं की जो लंबाई है 50.75 होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो उसका क्या सिर व मस्तिष्क है, उसका विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि बालक का जो विकास होता है उस समय बालक का विकास एक चक्राकार गति में होता है, यानी वर्तुलाकार मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। सीधा नहीं होता है कि एक व्यक्ति क्या है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई नहीं, उसके साथ संपूर्ण अंगों का भी विकास होता है, जिसे वर्तुलाकार या चक्राकार कहा जाता है। तो जब शैशव अवस्था होती है उस समय बालक के सिर व मस्तिष्क का विकास है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसमें हमने देखा था कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। शैशव अवस्था में बालक के विकास की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तक बोध मुखी कहा जाता है। इसके बारे में हमने देखा था, मस्तक बोध मुखी के नाम से जाना जाता है। जब बालक का जन्म होता है शैशव अवस्था की अगर बात करते हैं उसमें लगभग उसका 350 ग्राम का क्या है? मस्तिष्क का भार होता है। मस्तिष्क का वजन कितना? लगभग 350 ग्राम होता है। अब देखिएगा जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर का जो भार होता है, सिर का वजन होता है, वो अन्य शरीर के अंगों से क्या ज्यादा होता है। यानी सिर बड़ा दिखाई देता है और अन्य अंग छोटे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे समय बीता जाता है सिर की बनावट क्या है अपने वास्तविक आकार ले लेती है और क्या है छोटी लगने लगती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो बालक जब जन्म लेता है शैशव अवस्था में जन्म लेगा तो उस समय उसकी हड्डियां कितनी? उस समय हड्डियों की संख्या 270 होती है। धीरे धीरे इन हड्डियों का अस्थिकरण होता है, यानी ये हड्डियां आपस में जुड़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति का क्या उम्र बढ़ती जाती है
हड्डियों में जुड़ाव आता जाता है, हड्डियां इकट्ठी होती जाती है जिन्हें अस्थिकरण कहा जाता है और हड्डियों की संख्या क्या कम हो जाती है। जिस समय शेष अवस्था की बात करते हैं उस समय बालक में हड्डियों की संख्या 270 थी, लेकिन धीरे धीरे आते आते इनकी संख्या क्या हो जाती है 206 ही रह जाती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो शेष अवस्था के विकास की प्रक्रिया में इसके बाद जो होती है दृष्टि संवेदना है, यानी बालक जो है किस प्रकार देख सकता है। तो शुरुआत में जब बालक का जन्म होता है उसमें क्या है अपने आस परिवेश की चीजें के नहीं देख पाता है, लेकिन जैसे ही जन्म के 30 घंटे गुजरते हैं बालक अपने आसपास की वस्तुओं को देखना स्टार्ट कर देता है, यानी जो आस परिवेश में वस्तु है उसकी आंख है वो खुलने स्टार्ट हो जाती है। 30 घंटे के बाद में बालक की दृष्टि संवेदना है वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। तो 30 घंटे के बाद बालक के अपने आस परिवेश की बातों को देखने लग जाता है। लेकिन इसमें आप एक गौर कीजिएगा, बालकों को देखिएगा अपने आस परिवेश में होंगे, परिवार में होंगे, कोई छोटा बालक होगा, किसी ने जन्म दिया होगा आस परिवेश में, तो वहां पर जाइए और देखिएगा कि बालक की जो आंखें हैं, बालक की जो आंखें हैं वो प्रथम बार जैसे अपनी आंखें हैं एक साथ में क्या इधर घूमती है एक साथ में इधर जाती है, लेकिन बालकों की आंखों के बारे में आप देखेंगे प्रथम बार जब होता है तो बालकों की शुरुआत में जब एक्टिवेशन होता है यानी दृष्टि संवेदना सक्रिय होती है उसमें बालकों की आंखें क्या है एक तो इस साइड से एक इस साइड जाती है, यानी दोनों आंखों में क्या बैलेंस नहीं होता है, दोनों आंखें जो क्या है अलग अलग दिशा में देखती है, एक आंख इधर देखती दूसरी आंख इधर देखती, यानी ये आंख अलग घूमेगी और ये आंख अलग घूमती है। दोनों आंखों में क्या शुरुआत में जब दृष्टि संवेदना सक्रिय होती है तो बालकों में दोनों आंखें क्या अलग अलग दिशाओं में देखती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये क्या है बैलेंस हो जाती है, इनमें क्या है एक जो क्या सक्रियता है वो क्या दोनों में समान रूप से क्या करने होने लगती है, यानी दोनों आंखें क्या है एक ही दिशा में देखने लगती है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि दृष्टि संवेदना है बालक में 30 घंटे के बाद एक्टिव होती है और यह दृष्टि संवेदना जब होती है तो यह शुरुआत में इसकी दोनों आंखें हैं बैलेंस नहीं रहती है, इनबैलेंस होती है, एक इधर देखेगी तो एक उधर देखती है। इसके बाद अगर बात करते हैं शेष अवस्था में श्रवण संवेदना है, यानी किस प्रकार बालक सुनता है, तो बालक जन्म के साथ ही क्या किसी भी चीज को सुनने लगता है। शेष अवस्था में अगर शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही बालक का जन्म होता है, जन्म होते ही वह क्रुंदन करता है, रोता है और उसके बाद में कहें जो भी आसपास अपने क्या किसी भी प्रकार की अगर कोई किसी भी प्रकार की अगर क्या है वस्तु नीचे गिरी, किसी भी प्रकार का शोर हुआ है तो बालक उसे तुरंत सुन लेता है, तो श्रवण संवेदना तुरंत ही एक्टिव हो जाती है। इसके बाद आती है स्वाद संवेदना है, बालकों में जन्म के साथ ही स्वाद संवेदना एक्टिव हो जाती है। इसी प्रकार गंध संवेदना भी क्या है शुरुआत में ही शुरू हो जाती है। त्वचा संवेदना यानी त्वचा को टच करते हैं तो बालक के एक्टिवेशन करता है, इससे हाथ को या अपनी त्वचा को सिकोड़ता है तो त्वचा संवेदना भी बालक के जन्म के साथ ही सक्रिय हो जाती है। एक आप देखिएगा जब बालक का जन्म होता है, बालक के जन्म होने के साथ उसका जो शरीर का अंग होता है, शरीर का अंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। बालक जब जन्म लेता है तो ये उसके शरीर का अंग क्या होता है हल्का गुलाबी होता है। ये जैसे जैसे समय बीता है लगभग 15 दिन में उसका वास्तविक जो शरीर है वो रूप धारण कर लेता है। देखिएगा कोई नवजात शिशु होगा वो शुरू में क्या है न तो ज्यादा गोरा होगा न ज्यादा काला दिखाई देगा, बिल्कुल गुलाबी रंग का दिखाई देता है। शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि काला होगा या बच्चा गोरा होगा, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो हल्की गुलाबी बनावट है, हल्की गुलाबी जो चमकदार है वो क्या हट जाती है। 15 दिन बाद के बालक जो अपना वास्तविक रंग है वो दिखाता है। इसी प्रकार 15 दिनों तक बालक के जो शरीर है त्वचा के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र के रूप में बाल दिखाई देते हैं, वो 15 दिन बाद में क्या है स्वयं ही अपने आप ही क्या है खत्म हो जाते हैं, अपने आप ही क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो बालक वास्तविक रूप से जो चमकीली वस्तुएं हैं उनकी ओर अग्रसर होता है। आप देखिएगा बालक की आंख के ऊपर टॉर्च मारेंगे या किसी प्रकार करेंगे तो वह के आंख को ऐसे बंद करेगा खोलेगा, लेकिन दूर से आप टॉर्च मारेंगे तो उसे पता नहीं चलता है। तो शुरुआत में बालक की अगर बात करते हैं दृष्टि संवेदना है वो पास की वस्तुओं को लेकर एक्टिवेशन होता है, पास की वस्तुओं को देखकर वह सक्रियता दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नवजात शिशु शिशु अवस्था पढ़ रहे हैं उस समय बालक 18 से 20 घंटे सोता है, लगभग 18 घंटे सोएगा या 20 घंटे क्या सोता ही रहता है। लगभग 2 घंटे के बाद में क्या है अपनी मांसपेशियों को उकेड़ता है, सोएगा सोता ही रहेगा 18 से 20 घंटे, जब उठेगा तो थोड़ा सा इधर करवट लेगा, इधर कर मांसपेशियों को हाथों पे लाएगा पैरों को लाएगा फिर वापस सो जाएगा। तो शुरुआत में 18 से 20 घंटे के सोने की क्या प्रक्रिया होती है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो बालक में शिशु अवस्था में दांत है, दांत जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, तो बालकों में दांत की अगर हम बात करते हैं तो दांत बालक जब गर्भावस्था में आता है यानी गर्भ में जब बालक आता है तो वहीं से बालक के दांतों की बनावट के स्टार्ट हो जाती है। बालकों के शुरुआत के दिनों में गर्भावस्था में क्या दांत बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी बात की बात करते हैं शिशु के दांत लगभग 5-6 महीने के बाद में क्या दिखाई देते हैं। ठीक
बनने तो स्टार्ट वहीं हो जाते हैं गर्भावस्था अवस्था में ही, लेकिन 5-6 महीने में क्या दांत निकलते हैं, और शुरुआत में दांत जो निकलते हैं वो नीचे के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। और 4 वर्ष तक की आते आते क्या है, 4 वर्ष तक आते आते शुरुआत में 2 दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। 4 वर्ष तक आते आते ये दांत क्या सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे दांत क्या है निकल जाते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियां निकलती, बालकों की जो मांसपेशियां हैं वो बनता स्टार्ट हो जाती। हमने देखा था मध्यम स्तर है, भेड़ स्तर है, मध्यम है, अंत स्तर है। तो इसमें देखा था मध्यम स्तर में मांसपेशियां बननी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शेष अवस्था की बात करते हैं तो इसमें मांसपेशियां हैं वो और अधिक मजबूत होने लगती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय है, हमने देखा था कि हृदय जो बालक का हृदय होता है वो 4 माह में एक्टिव हो जाता है। कोई गर्भस्थ महिला है तो उसकी अगर देखें तो कोई बालक है, हृदय की धड़कन 4 माह के बाद में सुनना स्टार्ट कर देती है। लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो हृदय की जो धड़कन होती है वो तेज रहती है, बाद में क्या है ये हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम हो जाती है। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो बालक की हृदय की धड़कन है 140 प्रति मिनट धड़कती है। हृदय का धड़कन कितना होता है 140 प्रति मिनट धड़कता है। धीरे धीरे इसमें क्या है जैसे जैसे समय बीतता जाता है हृदय धड़कन कम होती जाती है, और एक समय के बाद में क्या अपने नॉर्मल जो एक मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, हृदय की धड़कन थी, बालकों के हृदय की धड़कन थी। इसके बाद कुछ शब्द आते हैं, जैसे क्या पूछा जाता है कि एक मोरो अवस्था होती है, एक रूटिंग अवस्था होती है, और एक अगर बात करते हैं किसी को टच करेंगे बालक को तो किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, तो एक तो कौन सी आती है, मोरो अवस्था होती है। मोरो अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो बालक कई बार आपने देखा होगा हाथ और पैरों को ऐसे ऐसे फेंकता है, हाथ और पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ करता है। तो बालक के द्वारा जब हाथों व पैरों को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मोरो अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक ऐसे लग रहा है कुछ चीजों को पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मोरो अवस्था है। बालक के द्वारा जब किसी परिस्थिति में कोई प्रक्रिया में क्या है इनको पकड़ा जाता है, जो किसी परिस्थिति में बालक के द्वारा किसी चीज को जब पकड़ा जाता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मोरो अवस्था है। एक आता है रूटिंग अवस्था, कौन सी आती है, रूटिंग अवस्था है। बालक के जब गाल होते हैं, बालक के गाल को छूने हैं तो इस प्रक्रिया में बालक के द्वारा क्या है मुंह खोला जाता है। बालक के जब गाल को छुआ जाता है इस प्रकार है तो बालक क्या करता है अपने गाल के माध्यम से, गाल जो होती है उसके माध्यम से क्या करता है मुंह खोलता है और गाल को कहे हिस्से फुलाता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, रूटिंग के नाम से जानते हैं। तो बालक के गाल को छूने पर आप देखिएगा बालक एक तो मुंह घुमाएगा अपना, और एक क्या है गाल मुंह खोलता है, मुंह घुमाता है और मुंह खोलता है। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, रूटिंग अवस्था कहा जाता है। एक होता है कि बालक के जो तलवे हैं, पैरों के तलवे हैं, उनके नीचे आप इससे हाथ मारेंगे तो बालक के आगे वाली उंगली ऐसे इकट्ठी करता है। हाथों और पैरों के जो तलवे होते हैं उनके ऊपर यदि आप टच करते हैं तो बालक के द्वारा क्या है हाथों और पैरों की उंगलियों को टच किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बेबेंस्की है। क्या कहा जाता है, बेबेंस्की है। और एक आता है बालक के सामने कोई चीज जब प्रस्तुत की जाती है तो वो उसे पकड़ता है। इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, पकड़ना है। यानी बालक के द्वारा किसी वस्तु को पकड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसे पकड़ना कहा जाता है। एक आता है फिटल एक्टिविटीज, एक शब्द आता है फिटल एक्टिविटीज किसे कहा जाता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिटल एक्टिविटी जो होती है इसमें शिशु के पैरों में अपने आप ही क्रियाएं गतियां होती है। शिशु है अपने आप उसके हाथों और पैरों में क्या क्रियाएं होती रहती है, वो हिलाता नहीं, कई बार अपने ही आप क्या है एक्टिविटी होती रहती है। यानी इसमें हाथों और पैरों को स्वतः ही हिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिटल एक्टिविटीज है। एक होता है ब्लिंकिंग है, एक क्या अवस्था होती है, ब्लिंकिंग होती है। तो बालकों के आप देखेंगे छोटे जो बालक होते हैं उनके सामने प्रकाश रूपी किसी चीज को जब उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बालक अपनी आंख क्या है बंद करता है। प्रकाश में आने के बाद बालक अपनी आंखें स्वतः ही बंद करता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्लिंकिंग है। इसे क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग है। तो ये कुछ शब्द थे जो बालक के विकास से संबंधित क्या पूछ लिए जाते हैं। ज्यादा तो क्या है मोरो अवस्था और रूटिंग से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एक परचुनेट पीरियड होता है। एक क्या होता है, परचुनेट पीरियड होता है। तो जब बालक जन्म लेता है, जन्म के साथ बालक की अगर बात करते हैं तो माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ होता है, माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ होता है। तो इस अवस्था में इसे क्या कहा जाता है, परचुनेट पीरियड कहा जाता है। इसमें कुछ समय बाद जो गर्भनाल होती है उसको काटा जाता है, गर्भनाल को काट करके बालक को माँ से क्या अलग किया जाता है। तो यह समय होता है, इसे क्या कहा जाता है, परचुनेट पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये क्या होती है, बालक का जो परचुनेट पीरियड होता है वो आधे घंटे का होता है। यानी माँ के गर्भ से जैसे बच्चा बाहर आता है आधे घंटे तक है हम उसके गर्भनाल है वो रख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद उसे काटना होता है। तो ये समय होता है, इसे क्या कहा जाता है,
पर्चुनेट पीरियड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्या था, शिशुअवस्था में बालक के शारीरिक विकास है। अब हम बात करेंगे कि शिशुअवस्था के बाद में कौन सी आती है, अपनी बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में किस प्रकार शारीरिक विकास होता है, यानी शरीर में भार में, लंबाई में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। तो भार की अगर हम बात करते हैं, बाल्यावस्था में भार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बालक का जो भार है 46 किलो से लेकर 43 किलो के मध्य रहता है। बालक का जो भार होता है बाल्यावस्था में 36 से लेकर 43 किलोग्राम के मध्य रहता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, बालिकाओं का जो भार होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालिकाओं का जो भार होता है वो बालकों के भार की तुलना में क्या अधिक होता है। बाल्यावस्था में बात करते हैं तो बालिकाएं क्या ज्यादा भार दिखाती बालकों से। इसी प्रकार लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2 से 3 इंच की लंबाई में क्या परिवर्तन आता है, बाल्यावस्था में है। और लगभग 106 सेंटीमीटर के करीब क्या है लंबाई होती है। बालक व बालिकाओं में क्या है 106 सेंटीमीटर की लंबाई दिखाई देती है। उसी प्रकार लंबाई भी क्या है बालकों की तुलना में बालिकाओं की बाल्यावस्था में अधिक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय। इसके बाद अगर बात करते हैं सिर व मस्तिष्क, तो बालक का सिर व मस्तिष्क है उसका निर्माण 90% हो जाता है। 90% सिर व मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं 5 वर्ष की, इसके बाद 5 से वर्ष में 90% होता है। लेकिन 10 वर्ष की आयु तक आते आते बालक का विकास कितना 95% होता है। और बालक का विकास वो सिर से पैरों की तरफ होता है, जिसे मस्तमोद भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि 10 वर्ष तक आते आते यानी बाल्यावस्था में बालक का विकास कितना हो जाता है, तो इसकी अगर बात करते हैं 95% है। और जब बालक 12 वर्ष की उम्र धारण करता है तो उसमें बालक के मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जिसका लगभग वजन की अगर हम बात करते हैं तो 1260 ग्राम वजन का क्या है उनका जो मस्तिष्क है वो हो जाता है। तो बालक के विकास की अगर हम बात करते हैं, उसके मस्तिष्क के विकास करते हैं तो 5 से 6 वर्ष में 90% है। और इस जैसे जैसे 10 वर्ष की आयु होती है 95% उसके मस्तिष्क का निर्माण है वो हो जाता है। बाद में जैसे ही उसकी लगभग 12 वर्ष की उम्र होती है तो उसके मस्तिष्क का जो वजन है 1260 ग्राम हो जाता है, जो एक्चुअली वजन की एरिया में होता है। इसके बाद हृदय की अगर बात करते हैं, हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय की धड़कन क्या है, बालक के विकास की अगर हम बात करते हैं तो हृदय की धड़कन क्या है धीरे धीरे कम होने लगती है। बाल्यावस्था तक आते हैं तो बालक का जो हृदय धड़कन है वो सामान्य एक इंसान का जो हृदय धड़कन करता है उसी प्रकार के धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी अगर बात करते हैं लगभग बाल्यावस्था तक आते आते बालक का हृदय का धड़कन 72 बार, जिस प्रकार एक संपूर्ण मनुष्य का है उसी प्रकार इसका भी हृदय हो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बालक की हड्डियां हैं, तो बालक की हड्डियां क्या है इस अवस्था में बाल्यावस्था में शेष अवस्था की तुलना में और ज्यादा अधिक मजबूत हो जाती है, यानी ज्यादा क्या है मजबूती होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है उनका अस्थिकरण होता जा रहा है हड्डियों का, और हड्डियां क्या है मजबूत होती जा रही है। इसकी बात की अगर बात करते हैं तो बालक के जो दांत है, बालक के दांत शेष अवस्था 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था है। इसके बाद जैसे ही क्या है अवस्था बदलती है बाल्यावस्था आती है, इसमें दांतों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। लगभग अगर हम बात करते हैं 8 से 12 वर्ष में बालक की अगर बात करते हैं 8 से 12 वर्ष के मध्य में क्या बालकों के दांतों का विकास होता है। 10 वर्ष में बालक के दांत कितने होते हैं 15। 10 वर्ष जब धारण करता है तो बालक उस समय उसके दांतों की संख्या कितनी हो जाती है 15 हो जाती है। 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत हो जाते हैं। पहले तो कहते हैं अस्थायी दांत आते हैं, शेष अवस्था में अस्थायी दांत आएंगे, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आती है उसमें स्थायी दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अस्थायी दांतों की अगर हम बात करते हैं तो इस समय बालकों के स्थायी दांत जो होते हैं 12 वर्ष में 25 हो जाते हैं। इसके बाद में क्या है जैसे 13 से 14 वर्ष होते हैं 27-28 दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। 27 के 28 दांत हो जाते हैं। बाद में क्या है बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था जब आती है तो बालकों में विजडम टीथ आते हैं, यानी अक्कल दाढ़ी आती है। इस प्रकार के है बाल्यावस्था में बालकों का शारीरिक विकास होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है बालकों का जो शारीरिक विकास है वो देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं किशोर अवस्था है। कौन सी आती है किशोर अवस्था है, एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। इसमें किस प्रकार शरीर का विकास होता है, बालक के शारीरिक अंगों में शेष अवस्था में विकास देखा, बाल्यावस्था में विकास देखा। अब हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास है। तो लगभग जितना वजन होता है उसका 45 से 50% जो भार है वो किशोरावस्था प्राप्त कर लेती है। मनुष्य है, मनुष्य 70 किलोग्राम का है, 70 किलो का है, 90 किलो का है, उसका लगभग से 45 से 50% जो वजन है वो किशोरावस्था में बालक के धारण कर लेता है।
और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई जो होती है किशोर अवस्था की जो लंबाई होती है इसमें बालकों की लंबाई क्या तेजी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष की आयु जब होती है, 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई है लड़कों की तुलना में अधिक होती है। हमने देखा होगा कि लंबाई है वो किशोरावस्था में बढ़ती है। बालक का एक लंबा होता ही जाता है किशोरावस्था में है, वो वजन नहीं धारण करता है, केवल लंबाई ग्रहण करता है। तो इस समय बालक जो होता है अधिक लंबा दिखाई देता है और लड़कियों की लंबाई तुलना में लड़कों अधिक होती है, लड़कियों की अधिक होती है। फिर बाद में बात करते हैं लड़कों की जो लंबाई होती है, लड़कों की लंबाई होती है वो कितने वर्ष तक बढ़ती है। तो लड़कों की जो लंबाई है वो लगभग क्या है 18 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कियां 16 वर्ष तक के हैं लंबी होती जाती है। 16 वर्ष के बाद में क्या उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, जबकि लड़कों की अगर बात करते हैं तो उनकी लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती जाती है। 18 वर्ष तक लड़के क्या लंबे होते जाते हैं। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो हड्डियां हैं, यानी कि किशोरावस्था में आते आते बालकों का संपूर्ण अस्थिकरण हो जाता है, यानी जितनी कमजोर हड्डियां थी, जितनी जो 270 के करीब हड्डियां थी उनका संपूर्ण का अस्थिकरण हो जाता है और एक मजबूत हड्डी के रूप में धारण करती है। और इस समय बालकों में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। किशोरावस्था में बालकों के दांत की अगर बात करते हैं लगभग 28 दांत तो बाल्यावस्था में आ गए। इसके बाद 4 अक्कल दाढ़ आती है, जिसे क्या कहा जाता है अक्कल आ गई। इसके क्या अक्कल आ गई, किशोरावस्था प्राप्त करते तो अक्कल आ गई, जिसे विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो 28 तो बालकों ने दांत बाल्यावस्था में प्राप्त कर लिए थे। 4 जो अक्कल दाढ़ें आती है वो कौन सी अवस्था में आती है? किशोर अवस्था में आती है। कौन सी आती है? किशोर अवस्था में आती है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं सिर व मस्तिष्क का विकास। बाल्यावस्था में सिर व मस्तिष्क का प्राप्त कर लेता है 1260 ग्राम हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते बालकों के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम देखने को मिलता है। कितना है? 1400 ग्राम के है देखने को मिलता है। और हृदय की जो धड़कन होती है वो किशोरावस्था में 1 मिनट में 72 बार है। अगर लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों की धड़कन आपको पता होगा लड़कों की तुलना में कम धड़कता है। कितना है? 66 से 70 बार जो क्या है लड़कियों का दिल धड़कता है। लड़कों का आप देखिएगा हृदय मजबूत होता है लड़कियों की तुलना। तो लड़कों की जो पंप की सिस्टम होता है, यानी हृदय के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन करने के शरीर जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार होता है। और लड़कियों की बात करते हैं 66 से 70 के बीच में देखने को मिलता है। तो लड़कियों के हृदय की धड़कन लड़कों की तुलना में क्या होती है? कम दिखाई देती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं किशोरावस्था में बालक का जो मुख होता है वो लंबा चौड़ा ललाटनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। चेहरा देखेंगे आप, किशोरावस्था जब प्राप्त होगी तो व्यक्ति के ऊपर चेहरा चमकीला होता है, ललाट होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, इस प्रकार के दिखाई देता है। आवाज जो होती है किशोरावस्था में, आवाज की अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में लड़कों की जो आवाज है वो भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज है वो क्या पतली सी होती है। ठीक है, किशोरावस्था जैसे ही बालक प्राप्त करता है उसकी आवाज में परिवर्तन होता है। अक्सर देखा होगा आपने 1 साल बालक से मिला जब वह बाल्यावस्था में था, तो 1 साल बाद आप उससे मिलते हैं वो किशोरावस्था में आ गए तो आप देखेंगे उसकी आवाज में थोड़ा डिफरेंस है, परिवर्तन आए हैं। तो ये परिवर्तन किसके कारण आता है? किशोरावस्था में विकास के कारण होता है। तो लड़कों की आवाज भारी होती है, लड़कियों की आवाज क्या है? कम होती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं किशोरावस्था में लड़के व लड़कियों के प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। प्रजनन अंग क्या है? सक्रिय हो जाते हैं। तो जब ये प्रजनन अंग सक्रिय होते हैं तो इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो हम इनके कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिर हमारा क्या है ये शारीरिक विकास से कंप्लीट हो जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंटरनल ग्लैंड्स होती है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की हार्मोन्स है वो स्रावित किए जाते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो पहले कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि होती है। पहले कौन सी होती है? थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस प्रकार गले में एक ग्रंथि होती है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है। ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में होती है। आपने देखा हो क्या कहते हैं मुझे घेंगा हो गया, पैराथायराइड हो गया, मुझे थायराइड हो गया। क्या हो गया? यहाँ की जो गले में एक ग्रंथि होती है जिसे क्या कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि। उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये क्या है? हमारे जो बोलने की है क्षमता है, आसपास में विभिन्न प्रकार के जो वहां पर होते हैं स्वादंकुर होते हैं, इनके बारे में एक्टिवेशन रखती है। लेकिन किसी कारण से ये जो थायराइड ग्रंथि है ये किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो उसमें व्यक्ति क्या है? उसका गला दर्द करने लगता है। उसका क्या है? गला दर्द करने लगता है। जब लंबे समय तक गला दर्द करता है तो हम डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं? तुम्हें क्या थायराइड हो गया।
तुम्हें क्या हो गया, थायराइड हो गया, तुम ये गोलियां लो। तो ये कहां पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि होती है मानव के गले में पाई जाती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि किसी कारणवश से इस थायरोक्सिन हार्मोन में अवरुद्धता आती है, रुकावट आती है, तो व्यक्ति के थायराइड रोग का शिकार हो जाता है। इसके बाद एक ग्रंथि होती है अपनी पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष जो ग्रंथि कहां पर होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो यह मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके कारण अगर हम बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि की अगर बात करते हैं, बालक अत्यधिक ज्यादा सक्रिय रहता है। यदि किसी बालक की पीयूष ग्रंथि सही है तो बालक ज्यादा अधिक सक्रिय रहेगा और उसकी लंबाई क्या ज्यादा होती है। पीयूष ग्रंथि के कारण बालक में सक्रियता अधिक रहती है और उसकी लंबाई भी अधिक देखने को मिलती है। और जिसके अंदर यह पीयूष ग्रंथि एक्टिव नहीं होती तो बालक के कम सक्रिय होता। आप देखिए कई बालकों का न तो सोने का समय न उठने का समय, क्योंकि उनमें पीयूष ग्रंथि किसी न किसी प्रकार से क्या डिफॉल्ट है, किसी से प्रकार से क्या अवरुद्ध होगी, जिससे उस बालक के अंदर क्या है, न तो सोने का समय है, न उठने का समय, न को कार्य करने का समय होता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की यह ग्रंथि एक्टिव है तो वह बालक समय पर सोएगा, समय पर उठेगा, समय पर नितांत अपने सभी कार्य पूर्ण करता है। तो पीयूष ग्रंथि के कारण बालक की लंबाई में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरी आती है एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि है तो एड्रिनल ग्रंथि वैसे साइंस में पढ़ेंगे। यह ग्रंथि होती है जिसमें क्या है, एड्रिनल नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिससे बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण। किसी कारण से यदि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है उस पर कंट्रोल नहीं रखा जाता है तो व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है और संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और व्यक्ति क्या है, उदास है, हताश है, निराशावादी है, चिड़चिड़ापन के रूप में दिखाई देता है। एड्रिनल हार्मोन है, इसके बारे में साइंस में जब पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें जब किसी भी प्रकार का अवरुद्धन पैदा होता है तो व्यक्ति उदास है, हताश है, निराशा प्राप्त करता है। इसके बाद आती है जन्म ग्रंथियां, जिससे बालक व बालिकाओं का क्या है, जन्म ग्रंथियां की बात करते हैं। महिलाओं और क्या है, पुरुषों में अलग अलग यह ग्रंथियां होती है। अगर हम बात करते हैं पुरुषों में, अगर बात करते हैं तो पुरुषों में एंड्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक क्या है जो हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। पुरुषों में कौन सा आता है, एंड्रोजन है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक के हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसे बालक व बालिकाओं के द्वारा आगे क्या है, अपनी नवीनतम ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। महिलाएं तो क्या स्त्रोचित गुण का निर्माण करती है और पुरुष क्या पुरुषोचित गुण जो उनमें होते हैं वो होते हैं, तो इनसे नवीनतम पीढ़ी का निर्माण होता है। ये जो हार्मोन होते हैं, जन्म ग्रंथियां जब एक्टिव होती है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, इनके कारण जो क्या है, नई पीढ़ी का क्या है, जन्म होता है। तो ये हमारी क्या है, एक विशेष रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण स्थानांतरण करने वाला हार्मोन होता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, एक होता है थाइमस ग्रंथि होती है। ये अगर बात करते हैं थाइमस ग्रंथि होती है, अगर इनकी बात करते हैं तो ये गर्दन के निचले यहाँ पर, इस समय के यहाँ पर एक चौकोर नाम संरचना होती है, यहाँ पर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि होती है, यह गर्दन से थोड़ी नीची होती है, छाती के थोड़ी सी के ऊपर पाई जाती है। इसमें अगर बात करते हैं थाइमोन, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थाइमस ग्रंथि है तो इसे थाइमस हार्मोन स्रावित। कौन सा हार्मोन है, थाइमस हार्मोन क्या स्रावित होता है, किशोरावस्था में क्या एक्टिवेशन होता है। थाइमस हार्मोन जो स्रावित होता है, जो शरीर को अगर हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यदि ये थाइमस ग्रंथि व्यक्ति के एक्टिव है तो व्यक्ति के ज्यादा बीमार नहीं होता है। अगर आप अपने जो पीयूष ग्रंथि है उसको एक्टिवेशन रखेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, समय पर खाएंगे, समय पर सोएंगे, जो प्रक्रिया सारी अपने समय पर करेंगे, एक अनुशासन के रूप में आप अपना जीवन बिताएंगे तो आप किसी प्रकार से बीमार नहीं होंगे। क्यों, ये सारी ग्रंथि है अपने समय के रूप चलती है। पीयूष ग्रंथि है, इसे सूर्य उदय होने से पहले व्यक्ति को उठना चाहिए, जिससे क्या एक्टिव रहती है, जिसे अगर जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये व्यक्ति को अपने समय के रूप में ये उठाती है। अगर कोई सक्रिय है तो अगर ये सक्रिय है तो फिर थायराइड भी होगा, क्योंकि पानी पिएगा व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा तो ये भी एक्टिव होगा। इसके बाद थाइमस यहाँ पर पाया जाता है, ये भी एक्टिव होगा। समय के साथ व्यक्ति उठता है तो सारी ग्रंथियां अपने अपने समय के रूप में एक्टिवेशन करती है, सक्रिय रहती है। लेकिन व्यक्ति का अगर सोने का उठने का समय भी नहीं है तो धीरे धीरे वह रोगों में ग्रस्त होता जाता है और एक समय होता है शरीर उसे अपने अनुरूप उठा लेता है। बाद में अगर वो कहेगा मैं 4 बजे उठूंगा तो नहीं उठा जाएगा, क्योंकि शरीर उसे अपने अकॉर्डिंग ढाल चुका है, वो अब व्यक्ति को उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि होती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारा ब्लड होता है,
ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि का क्या कार्य है, यह हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को क्या है, बैलेंस रखती है। कैल्शियम हमारे शरीर का मुख्यतः कैल्शियम से बना। अगर हम बात करते हैं हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से बना होता है, तो यह पैराथायरॉइड जो ग्रंथि होता है, ये मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाकर रखती है। आप देखेंगे महिलाएं जो होती है, उनके एक उम्र के बाद लगभग 40 वर्ष के बाद उनके घुटनों में, पैरों में क्या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। 35 आजकल 35 की रखी गई है। इसमें एक बाद में क्या है, उनके घुटने हैं, जोड़ों में दर्द, हड्डियां में दर्द रहने लगता है, क्योंकि ये पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है ये कैल्शियम को ब्लेस करती थी। किसी कारणवश से महिलाओं में ये कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनके हड्डियों की जो क्या है वो जोड़ होते हैं उनमें क्या दूरियां आ जाती है, हड्डियां घसने लगती हैं और उनमें क्या दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम को बैलेंस रखने के लिए आजकल कहा जाता है कि 30 वर्ष के आयु के ऊपर भी क्या इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या है महिलाओं में आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मासिक चक्र होता है उसके माध्यम से क्या महिलाओं के शरीर से कैल्शियम क्या बाहर निकलता रहता है, जिससे उनके शरीर में क्या कमजोरी आती है। इस कमजोरी के कारण क्या कैल्शियम बाहर निकलता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो उनमें क्या दर्द, पैरों में, हाथों में जकड़न रहने लगती है। तो इसलिए आज वर्तमान में शोध हो रही है कि पहले भी क्या है कैल्शियम की पूर्ति करते रहना चाहिए। तो कौन सी है, अगर इसकी अगर बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये शरीर में मानव की अगर बात करते हैं कैल्शियम की जो स्तर है वो बैलेंस के रूप में बनाई रखती है। तो ये हमारे कौन थे, शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास संबंधित बातें थी, यानी किस प्रकार इसमें शारीरिक का विकास होता है, शरीर का विकास होता है और कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें लागू होती है। अब हम इसके बाद में क्या बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत पढ़े, जिसमें सिगमुंड फ्राइड है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है। इन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, जिसके बारे में क्या है हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा रहेगा, ये बाल विकास हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो बाल विकास में आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में क्या है इससे जो रह गया है रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू।